अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्या था कि 1923 में एक साइंटिस्ट था जोहाने निकोलस ब्रॉन्स्टेड, डेनमार्क का साइंटिस्ट था। इसने क्या किया कि इसने एसिड को डिफ़ाइन किया और बेस को डिफ़ाइन किया। एक और साइंटिस्ट था थॉमस मॉर्टन लोरे। ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का था। ये डेनमार्क का था। इंडिविजुअली इन्होंने दो कंसेप्ट दिए, एसिड और बेस के कंसेप्ट दिए, जिसको बाद में दोनों के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। इन दोनों ने एसिड और बेस को सेम डिफाइन किया, तो इस वजह से इन दोनों के कंसेप्ट को फिर एक ही नाम दे दिया गया, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के। ब्रॉन्स्टेड ने भी एसिड को वही डिफाइन किया और लोरी ने भी एसिड बेस को वही डिफाइन किया। अच्छा, इन्होंने एक थ्योरी के बारे में एक थ्योरी को प्रपोज किया, जिस थ्योरी को नाम दिया जाता है प्रोटॉन थ्योरी, प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी या प्रोटॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट के बारे में इन्होंने बताया। उस कंसेप्ट को लेके इन्होंने क्या किया, एसिड और बेस दोनों को डिस्क्राइब किया, एसिड और बेस दोनों की डेफिनेशन को बताया। अच्छा, इन दोनों के कंसेप्ट के मुताबिक क्या था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस था जो क्या करता था, प्रोटॉन को डोनेट करता था। वो क्या करेगा, अपने अंदर से प्रोटॉन एच पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और बेस क्या थी? बेस के मुताबिक इन्होंने बेस को क्या कहा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा। इसमें इतनी एबिलिटी होगी कि वो प्रोटॉन ले सके। एसिड को हम लोग कह देते हैं ये डोनर है, किसका? प्रोटॉन डोनर। कि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर बेस को ले लें तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये थे इन दोनों के एसिड बेस के कंसेप्ट। क्या थे कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा वो जो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इसलिए डोनेट करने की वजह से हम इसे कह देते हैं ये प्रोटॉन डोनर है। और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसे कह देते हैं ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब क्या है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें प्रोटॉन मौजूद होगा तो तभी वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो इनके लिए एसिड के लिए एक ऐसा सब्सटेंस होना लाजमी था जिसमें क्या हो कि उसमें प्रोटॉन मौजूद हो, एच पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट हो। और बेस के लिए क्या कंडीशन थी कि वो क्या करेगा, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। ये हम लोग कह देते हैं कि इनमें ये बात थी कि एसिड बेस दोनों के लिए ये कंडीशन थी कि इसके पास प्रोटॉन होना चाहिए, प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। और बेस के लिए क्या था कि वो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, इस प्रोटॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। HCl एक्ट करेगा एज अ एसिड। क्या करेगा कि हमने एसिड को डिफाइन किया, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा एच पॉजिटिव आयन। तो HCl क्या कर रहा है कि एक्ट कर रहा है एज अ एसिड के तौर पे, और वाटर जो है एक्ट कर रहा है एज अ बेस के तौर पे। क्या करेगा, एसिड को हमने डिफाइन किया कि वो प्रोटॉन को क्या करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा। तो प्रोटॉन को निकालेगा तो एक्ट करेगा एज अ ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड और बेस। ठीक है, एसिड क्या था, प्रोटॉन को निकालेगा, डोनेट करेगा, और बेस वो थी जो प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने इन्हें सॉल्वेंट किसी भी एक्वा सॉल्वेंट में हम लोगों ने इन्हें डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, H3O हाइड्रोनियम आयन प्रोडक्ट बना और साथ में क्लोराइड आयन जो है वो प्रोडक्ट बना। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें HCl से, क्या हुआ कि H पॉजिटिव आयन मीन के हाइड्रोजन यहाँ से निकला और वाटर ने इस हाइड्रोजन को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस के तौर पे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास दो न्यू प्रोडक्ट बने। कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस एसिड ने क्या किया कि इस एसिड ने वाटर एक्ट कर रहा था एज अ बेस, इस एसिड ने क्या किया कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो चीज़ थी क्लोराइड आयन, इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला तो वो एक्ट कर रहा है एज अ
मीन कि यहाँ से लेस दैन एक प्रोटॉन कम है तो ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस के तौर पे। अब ये जो बेस है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, जब यहाँ से हम लोगों ने H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर दिया तो ये जो आयन हमारे पास बना है ये क्या होगा कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर आ जाएंगे, कि जब एसिड से एक प्रोटॉन कम होगा तो ये बेस जो होगी इसको हम लोग नाम देंगे कंजुगेट बेस है, और जब बेस में एक और प्रोटॉन ऐड होगा तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ये क्या है, कंजुगेट एसिड है। अब ये कंजुगेट एसिड जो है ये अब हम लोगों ने एसिड को डिफाइन किया था कि ये क्या कर देगी कि एक डोनेट करेगी तो एक्ट करेगी एज अ एसिड, और जब बेस थी वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी एज अ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो एक्ट करेगी एज अ बेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस को हमने डिफाइन किया है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो हो जाएगी हमारे पास बेस। जब हम लोग अब क्या था कि एसिड को हम लोगों ने कहा कि वो डोनेट कर रही है, प्रोटॉन को डोनेट कर रही है। अब जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये इसमें इतनी एबिलिटी है कि वो क्या करे कि H पॉजिटिव आयन को अपने अंदर से निकाल दे, तो ये एक्ट करेगी एज अ कंजुगेट एसिड, और बेस में इतनी एबिलिटी है कि वो क्या करे कि अपने अंदर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो ये एक्ट करेगी एज अ बेस। तो इन दो एसिड बेस को हम लोग कह देंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। मीन के एसिड है इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो ये कंजुगेट बेस बन गया, और बेस ने जब प्रोटॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। अब ये एसिड है इसका जो पेयर है वो कंजुगेट बेस है, तो इन दोनों को हम लोग नाम दे देंगे क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब इस बेस ने क्या किया है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इनको हम लोग नाम दे देंगे ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्यों अगर हम लोग कह दें तो ये आपस में डिफर कर रहे हैं ओनली वन प्रोटॉन। मीन एसिड था इसका जो कंजुगेट बेस है ये इससे डिफर कर रहा है बाय वन प्रोटॉन, और बेस की बात करें तो ये अपने कंजुगेट एसिड से डिफर कर रहा है बाय वन प्रोटॉन। मीन कि जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये कंजुगेट एसिड बन गया। अब ये कंजुगेट एसिड किसका है, ये इस बेस वाटर जो है इस बेस का ये क्या है, कंजुगेट एसिड है। एसिड को हमने ऐसे डिफाइन किया कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिड बन गया, इस बेस ने प्रोटॉन को एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये एसिड बन जाएगा, और बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा एज अ, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस बन जाएगी। हम इस कंजुगेट एसिड बेस को लिखते कैसे हैं कि हम लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, एसिड को लिखते हैं और दरमियान में हम डायगोनल लाइन लगाते हैं, तो साथ में आगे उसका कंजुगेट बेस लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे हमारे पास एसिड था, दरमियान में डायगोनल लाइन और आगे उसका क्या होगा, कंजुगेट बेस। अब जितनी एसिड स्ट्रांग होगी उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो उतना ही वीक होगा। मीन अगर एसिड जो है स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा। अब ये था हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्या थी, इसकी कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। ये कंसेप्ट आर्हेनियस के कंसेप्ट से कुछ बेहतर था, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई। सबसे पहले ये था कि ये प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को कंबाइनली डिफाइन कर रहा था। प्रोटिक सॉल्वेंट मीन जिसमें H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास वाटर जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, अमोनिया जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। और एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हमारे पास कोई प्रोटॉन वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म वगैरह होंगे, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करें। इस कंसेप्ट ने प्रोटिक और एप्रोटिक दोनों के बारे में बताया था, लेकिन क्या था कि इसने एस्टिक और बेसिक ऑक्साइड की नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है ये एस्टिक ऑक्साइड है। इनकी नेचर के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, और ये एस्टिक ऑक्साइड
इनकी नेचर के बारे में इसने कुछ डिफाइन ही किया था। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इसने क्या किया था, इनकी नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो इस वजह से ये कंसेप्ट भी क्या था कि यहाँ पे आके लिमिट हो गया कि इसने इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी।